आज का लेक्चर पीवीसी एक्ट का पिछले लेक्चर के बाद की कड़ी में है। पीवीसी एक्ट के बारे में पिछले लेक्चर में काफी कुछ बताया जा चुका है। आज सेक्शन 11 के ऊपर बात करेंगे। सेक्शन 11 पीवीसी एक्ट में एविक्शन का ग्राउंड लिखा हुआ है, यानी कि कोई भी लैंडलॉर्ड अगर अपने टेनेंट को किराए वाले मकान दुकान से बेदखल करना चाहता है, निष्कासित करना चाहता है या निकालना चाहता है, तो लैंडलॉर्ड को कानून का सहारा लेना पड़ेगा। मनमानी तरीके से कानून अपने हाथ में बलपूर्वक किसी भी टेनेंट को, छोटा से छोटा हो, गरीब से गरीब हो, छोटी से छोटी दुकान हो, किसी भी किराए वाले दुकान मकान से बेदखल नहीं कर सकता। न तो अपने हाथ में कानून लेके अपने बाहुबल से कर सकता है, न पुलिस या मजिस्ट्रेट के मदद लेकर के खाली करा सकता है। अगर कभी कोई ऐसा लैंडलॉर्ड करता है तो वो अपराध करता है और उसके विरुद्ध आपराधिक कांड दर्ज हो सकता है। अगर जबरदस्ती निकाल देता है तो उसके लिए भी, उसका सामान बर्बाद कर देता है उसके लिए भी, अगर उसका सामान उठा के ले जाता है तो उसके लिए भी, जो भी सुसंगत धाराएं हैं अपराध की, उसके कृत्यों पर निर्भर करता है कि कौन कौन सा अवैधानिक काम किया है जो कि अपराध के दायरे में आता है। भारतीय दंड संहिता के, इंडियन पेनल कोड के किस धारा के अंतर्गत वो अपराध आता है, वो सभी अपराध लागू होगा। चूंकि कानून टेनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है और सेक्शन 11 कहता है कि किसी भी कानून में कुछ भी लिखा हो या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा हो, यानी कि नन ऑब्स्टेंटी क्लाउज से ये सेक्शन स्टार्ट होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और लॉ टू द कॉन्ट्ररी। यानी कि सेक्शन 11 में जो प्रावधान बनाया गया है, अगर उसके कॉन्ट्ररी किसी भी तरह का दोनों पार्टी का एग्रीमेंट हो और वो एग्रीमेंट दोनों पार्टी के सहमति से लिया गया हो, यानी कि रेंट एग्रीमेंट, किराएनामा जिसको कहते हैं, या लीज एग्रीमेंट कह सकते हैं, उसमें कुछ भी सहमति से लिखा गया हो लेकिन धारा 11 के प्रावधानों के विपरीत हो, या कोई अन्य कानून के हिसाब से धारा 11 के विपरीत हो, उसका सहारा लेकर के भी लैंडलॉर्ड टेनेंट को खाली नहीं करा सकता है। तो लैंडलॉर्ड के पास क्या विकल्प है? लैंडलॉर्ड के पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि वैधानिक प्रक्रिया के जरिए किराएदार को किराए वाले मकान दुकान से खाली करा सकता है। वो वैधानिक प्रक्रिया यह है कि उसको सिविल कोर्ट में आकर के सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा। पहले उस तरह का सूट टाइटल सूट में ही दर्ज होता था। बाद में चूंकि टाइटल सूट बहुत समय लेता है डिस्पोजल में और काफी रस है सिविल कोर्ट में, पुराने वादों का भंडार लगा हुआ है, इसलिए एविक्शन के मुकदमे को अलग से नहीं देखने का प्रावधान था, तो विलंब होता था अन्य मुकदमों के तरह ही इसमें भी। इसीलिए अब एविक्शन का मुकदमा अलग से एविक्शन सूट या टाइटल एविक्शन सूट या हिंदी में निष्कासन वाद के रूप में रजिस्टर होता है, यानी कि अंकित होता है या दर्ज होता है, और उसके लिए प्रायोरिटी भी रखा गया है कि अन्य वाद से इसको प्रायोरिटी बेसिस पर देखा जाए, ताकि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच का विवाद जल्द ही निपटारा हो।
तो अगर कोई टेनेंट कब्जा में है और उसको कब्जा से हटाना है, लैंडलॉर्ड चाहता है कि उसको हम हटा करके हम अपना कब्जा लें या दूसरे किराएदार को दें या जिस तरह का उसको उपयोग में लाएं, वो उस उद्देश्य से उसको सिविल कोर्ट में सूट फाइल करना पड़ेगा। आज के तारीख में वो सूट होगा टाइटिल एविक्शन सूट या सिंपल एविक्शन सूट। फाइल करने का ग्राउंड जो है सेक्शन 11 में ABCDEF में 5-6 ग्राउंड लिखा हुआ है। अगर ये ग्राउंड अवेलेबल है तब लैंडलॉर्ड सिविल कोर्ट जा सकता है। अगर ये ग्राउंड अवेलेबल नहीं है तो लैंडलॉर्ड सिविल कोर्ट में केस नहीं कर सकता। अगर बिना ये 6 में से किसी एक ग्राउंड के रहे हुए अगर कोई निष्कासन बाद लाता है, टाइटिल सूट या टाइटिल एविक्शन सूट लाता है, तो वो सूट नहीं चलेगा। वो प्रारंभिक अवस्था में भी प्लेंट भी रिजेक्ट हो सकता है या सूट नॉट मेंटेनेबल करके प्रिलिमिनरी स्टेज में वो डिसमिस हो सकता है, या अगर प्रिलिमिनरी स्टेज में ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया गया तो बाद में मेरिट पर फाइनल एडजुडिकेशन के बाद वो डिसमिस हो जाएगा। तो पहले हम लोग ये जाने कि कौन सा ग्राउंड है। तो पहला ग्राउंड है ब्रीच ऑफ द कंडीशन ऑफ टेनेंसी, यानी कि अगर कोई किरायानामा में शर्त दिया हुआ है या अगर किराया लिखित नहीं है, किरायानामा मौखिक शर्त जो तय हुआ दोनों में, उसमें से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन अगर टेनेंट करता है तो, या टेनेंट जो है अपने नहीं इस्तेमाल करके किसी दूसरे टेनेंट को किराए पर लगाता है, जिसको बोलते हैं सब लेटिंग, और सब टेनेंट को बैठा देता है और उसके लिए वो अपने मकान मालिक यानी लैंडलॉर्ड से अनुमति नहीं लेता है, तो ये भी एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो वो लीज के कंडीशन का ही ब्रीच माना जाता है, क्योंकि टेनेंट को अपने रहने का अधिकार है जिस कार्य के लिए वो लिया है। अगर मकान है तो रहने के लिए, दुकान है तो रोजगार करने के लिए, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री चलाने के लिए। तो जिसका भी वो टेनेंट है जिस बिल्डिंग का, उस बिल्डिंग में टेनेंसी का जो शर्त के साथ उसको अधिकार मिला रहने का और उपयोग करने का, उसके किसी भी लिखित शर्त का उल्लंघन करने पर या लैंडलॉर्ड के बिना पूर्व अनुमति के वो अपने नहीं रह करके किसी किराएदार को लगा दिया किराया, जिसको दर किराया बोलते हैं अंग्रेजी में, सब लेटिंग कर दिया, तो वो भी ग्राउंड ऑफ इविक्शन है। या अगर ऐसा है कि टेनेंट के डेफिनेशन में देखिएगा उसमें सर्वेंट भी आता है। अगर कोई सर्वेंट है किसी व्यक्ति के यहाँ और उसके यहाँ काम करता है, उसको मुशाहरा मिलता है अलग से या बिना मुशाहरा के वो रहता है और सेवा देता है, उसके एवज में उनको रहने के लिए कोई एकोमोडेशन दिए हुए है, तो वो भी टेनेंट के डिफिनेशन में आता है। तो अगर वैसा टेनेंट है जो इम्प्लाई है, तो वो अगर एम्प्लॉयमेंट के कारण टेनेंट हो गया, बाय वर्च्यू ऑफ डिफिनेशन ऑफ टेनेंट वो टेनेंट हो गया। एक्चुअली वो इम्प्लाई था और इम्प्लाई के रहने के लिए लैंडलॉर्ड ने दिया, इसलिए बाय लीगल फिक्शन जो टेनेंट के डिफिनेशन के हिसाब से वो भी टेनेंट माना जाएगा। तो अगर उसका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, यानी कि नौकरी से हट गया, सेवा से हट गया, या हटा दिया गया किसी कारण से, तो उसका अलग डिस्प्यूट हो सकता है कि हटाया, गलत हटाया कि सही हटाया, नहीं हटाया। इट मे बी ए मैटर ऑफ डिफरेंट डिस्प्यूट, और वो कॉग्निजेबल दूसरे अदालत से है, दूसरे तरह का मुकदमा उसके लिए आ सकता है। तो पहला ग्राउंड में हो गया ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ टेनेंसी या सब लेटिंग, या अगर इम्प्लाई है एज ए टेनेंट तो उसका एम्प्लॉयमेंट समाप्त हो गया हो, तो ये पहला ग्राउंड में आता है। तब लैंडलॉर्ड को कोर्ट में जाकर के ये फैक्ट प्लीड करना होगा कि ये कंडीशन था और इस कंडीशन का इसने वायलेशन इस प्रकार से किया है,
और तब उसके आधार पर वो रिलीफ मांग सकता है कि खाली कराने का आदेश दिया जाए, डिक्री पारित किया जाए। या सबलेटिंग दिया तो सबलेटिंग में देना पड़ेगा कि कब इसने सबलेट किया, किस तारीख को किया, किस व्यक्ति के पक्ष में किया, और उस व्यक्ति को भी पक्षकार बनाना पड़ेगा, यानी कि ओरिजिनल टेनेंट और प्लस सब टेनेंट दोनों को पक्षकार बना करके, और तब उसको मौका दिया जाएगा, वो आके बोलेगा कि हमने लगाया है नहीं लगाया है। उसके बाद कंसिडर, अगर प्लेंटिफ ही साबित कर देता है कि बिना उसके प्रायर अनुमति के ये दर किराया लगा दिया है, सबलेटिंग किया है, तो खाली हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये साबित कर दिया, प्लेंट में लिखा कि मेरा यहाँ एम्प्लाई था, उसका एम्प्लाई का नौकरी फलाना फलाना तारीख से समाप्त हो गया, अब वो टेनेंट मेरा नहीं रहा, अब उसको खाली कर देना चाहिए, तो ये पहले प्लेंट में लिखेगा, उसको वो ओरल एविडेंस से या डॉक्यूमेंट एविडेंस से अगर अवेलेबल है तो सबूत करेगा, कोर्ट उसको एक्सेप्टेबल एविडेंस है तो डिग्री मिल सकती है। दूसरा कंडीशन है खाली कराने का कि अगर बिल्डिंग का कंडीशन मटेरियली डिटोरिएट कर जाता है। क्यों करता है? एक्ट ऑफ वेस्ट, माने ऐसा काम किया है टेनेंट जो उससे बर्बाद हो जाए बिल्डिंग, एक्ट ऑफ वेस्ट उसको बोलते हैं। बर्बाद करने के कोई ना कोई उपाय किया हो, या उसके नेग्लिजेंस से या उसके डिफॉल्ट से वो कोई डिटोरिएशन बिल्डिंग में हुआ। अब बहुत सा ऐसा है कि कोई मान लीजिए कि टेनेंट है, उसमें बारूद रख दिया और उससे धमाका हो गया, डैमेज हो गया बिल्डिंग, या कोई उसमें केमिकल रख दिया जिससे उसका फ्लोर खराब हो गया, दीवार खराब हो गया, या कुछ इस तरह से काम करता था, ऐसा मशीन चलाता था जिससे कि वाइब्रेशन से क्रैक डेवलप कर गया छत में या दीवार में। बहुत सा ऐसा हो सकता है, सैकड़ों उदाहरण हो सकता है जिससे कि कहा जा सकता है कि बिल्डिंग मटेरियली डिटीरियोरेट कर गया। अब डिटीरियोरेट करने का मतलब नहीं सिंपल कह देने से नहीं होगा, उस तरह का डिटीरिएशन होना चाहिए जिससे या तो बिल्डिंग जिस काम के लिए अगर रहने के लिए तो रहने लायक नहीं रहा, अगर दुकानदारी करने के लिए तो दुकानदारी के लायक नहीं रहा, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के लायक नहीं रहा, और अगर है देखने में लेकिन बाद में वो खतरा हो सकता है, मकान गिर जा सकता है या उससे उसको दूसरे तरह का और नुकसान हो सकता है, जान माल की हानि हो सकती है, तब डिटोरिएशन सिर्फ ही कहते जैसे कि हाँ डैमेज कर दिया, कहीं लोग कर देता है कि कांटी ठोक दिया, कहीं अलमारी लगा दिया, कहीं फर्नीचर फिक्स कर दिया, इस तरह छोटा मोटा एलिगेशन लगाता है, तो वो मटेरियल डिस्टोरिएशन में नहीं आता है। दो वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है, मटेरियली डिटोरिएटेड और ओइंग टू एक्ट ऑफ वेस्ट। तो एक्ट ऑफ वेस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उस कैटेगरी का एक्ट होना चाहिए जिससे कि बिल्डिंग को डैमेज हो। अब मान लिया कि कोई इस तरह का काम करता है जिसमें कि हैमर चलाना है कंटिन्यूअस 10 साल 2 साल 1 साल से चल रहा है हैमर से, तो उसका जो हिलने लगा उससे भी हो सकता है। कोई मिल या मशीन चला रहा है उसके वजह से वाइब्रेशन से क्रैक डेवलप कर सकता है, तो बहुत सा कारण है। तीसरा कारण है अगर लैंडलॉर्ड को स्वयं बिल्डिंग की आवश्यकता है, तो स्वयं का दो पार्ट है। पहला पार्ट तो स्वयं मतलब खुद लैंडलॉर्ड जो मालिक है जिसने किराया लगाया है वो स्वयं, और दूसरा है कि जिसके बेनिफिट के लिए वो होल्ड करता है, तो इस पार्ट में उसका परिवार बाल बच्चा सब आ जाता है। जैसे लैंडलॉर्ड खुद है और कहता है हमको जरूरत है, मेरा बेटा अनएम्प्लॉयड है, इसमें हम बिजनेस करेंगे, तो बेटा के लिए उसको जरूरत है, तो वो बिल्डिंग वो होल्ड कर रहा, खास करके हिंदू लॉ में तो अगर फादर या कर्ता होल्ड करता है तो सबके बेनिफिट के लिए, तो हर जॉइंट फैमिली का कोई भी आदमी होगा तो उसको जरूरत होगा, इसका माने लैंडलॉर्ड को जरूरत होगा। तो लैंडलॉर्ड अपने जरूरत के लिए कह सकता है स्वयं के लिए या अपने बाल बच्चा परिवार के किसी सदस्य के लिए जिसके बेनिफिट के लिए वो उसको ओन कर रहा, पेंस कर रहा। इसको दूसरे टर्म नहीं कह सकते हैं कि अगर उस लैंडलॉर्ड के ऊपर जो जो व्यक्ति आश्रित है उनका भी अगर जरूरत है और उसके लिए वो खाली कराना चाहता है, तब वो भी आएगा रीजनेबल ग्राउंड में और गुड फेथ में आएगा। दो वर्ड इसमें जोड़ा गया कि पर्सनल नेसेसिटी सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा कि रीजनेबल है, और दूसरा दिखाना पड़ेगा गुड फेथ है।
दोनों। और बाद में जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के द्वारा एक और टर्म जोड़ दिया गया कि लैंडलॉर्ड रीजनेबल और गुड फेथ तो होगा ही, उसका क्लेम भी बोनाफाइड हो, मालाफाइड नहीं हो। ऐसा बहुत सा केस में मिलेगा कि एक लैंडलॉर्ड है, उसको 10 दुकान है और एक टेनेंट के खिलाफ वो मुकदमा लाया। तो टेनेंट ने कह दिया कि साहब इनको तो 10 दुकान है, हमारे ऊपर जानबूझ के लाए, हमसे इस बात का झगड़ा हुआ था या मनमुटाव हुआ था, इसलिए हमारे खिलाफ ही लाए हैं, और दूसरे को क्यों नहीं खाली करा रहे हैं, हमको क्यों करा रहे हैं। तो इस पर बड़ा डाइवर्जेंट ऑफ ओपिनियंस डिफरेंट हाई कोर्ट्स का आते रहा, इवन अपने हाई कोर्ट का हुआ। तो बाद में इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया और उसमें कर दिया गया, एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया गया कि अगर बहुत सारा बिल्डिंग उसके पास है या दुकान है तो ये ऑप्शन है लैंडलॉर्ड का, टेनेंट को राइट नहीं है उसके ऑप्शन को चैलेंज करने का। तो इस ऑप्शन को दिखाने के लिए उसको बोनाफाइड वर्ड और गुड फेथ, रीजनेबल एंड गुड फेथ के बाद बोनाफाइड ही जोड़ दिया गया। अगर टेनेंट कहेगा कि नहीं नहीं हमको ये सुटेबल है, खाली इतने बोल के छोड़ देगा नहीं, तो बोनाफाइडी शो करने के लिए वो एक दो लाइन और लिखेगा प्लीडिंग में, फिर एविडेंस देगा कि क्यों ये हमको और सब दुकान से ये ज्यादा सुटेबल है। ये कह सकता है कि नीचे में ही एक दुकान खाली था, हमको खुद जरूरत है, हमको ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती है, ये भी रीजनेबल ग्राउंड हो सकता है। दूसरा कह सकता है हम जो रोजगार करना चाहते हैं उसके लिए हमको इतना स्क्वायर फीट जगह चाहिए, लेकिन और सब दुकान जो है इससे छोटा है, यही उसमें फिट बैठता है। इस तरह से कुछ भी हो सकता है जिससे पता चले कि रीजनेबल है कि नहीं है। तो गुड फेथ, रीजनेबल और बोनाफाइड ही होना चाहिए। अब इसमें एक चीज और जोड़ा गया, कभी कभी देखा जाता है कि ऐसा बिल्डिंग है, बड़ा बिल्डिंग है या बहुत बड़ा दुकान है, और उसमें से ये समझ में आता है कि आधा पोर्शन या थोड़ा पोर्शन टेनेंट को छोड़ दिया जाए और उससे लैंडलॉर्ड का जरूरत का पूर्ति हो जाएगा, उसका जो पर्सनल नेसेसिटी है उससे काम चल जाएगा। तो दो सूरत है, या तो खुद लैंडलॉर्ड ही पहले ही बता दे कि हम जो है पूरा अगर नहीं खाली हो, अल्टरनेटिव प्रेयर कर दे तो इसका आधा या 1/4 या 3/4 उससे मेरा काम चल जाएगा और इतना से टेनेंट का भी काम चल जाएगा, तो उतना खाली करा दिया जाए, जिसको बोलते हैं कि पार्ट एविक्शन। ये लैंडलॉर्ड का प्रोग्रेटिव है, कर सकता है, लेकिन जनरली लैंडलॉर्ड करता नहीं। टेनेंट का भी ये डिफेंस हो सकता है कि ठीक है लैंडलॉर्ड का तो रीजनेबल है या नेसेसिटी है, लेकिन हमारे पास भी कोई विकल्प नहीं है, जीवन का कोई आधार नहीं है, आमदनी का कोई जरिया नहीं है, एकमात्र हमारा दुकान से बिजनेस है, उसी से चलता है। हमको अगर इसका पार्ट भी दे दिया जाए पोर्शन तो हमारा काम चल जाएगा, लैंडलॉर्ड का भी काम चल जाएगा। तो पार्ट एविक्शन का टेनेंट भी प्ली ले सकता है, लैंडलॉर्ड तो ले ही सकता है, टेनेंट भी रिटन स्टेटमेंट में प्ली ले सकता है। लेकिन अगर न लैंडलॉर्ड ने प्ली लिया और न टेनेंट ने प्ली लिया, तो अब है क्या जो एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ प्रोविजो, उससे कोर्ट के ड्यूटी दे दिया गया कि पर्सनल नेसेसिटी केस में कोर्ट का ये पहला ड्यूटी है ये देखना कि उसका बोनाफाइड एंड रीजनेबल रिक्वायरमेंट जो है वो गुड फेथ में क्लेम किया है कि नहीं, और वो पार्ट एविक्शन से सेटिस्फाई होगा कि नहीं। तो आज के तारीख में जो लॉ स्टैंड कर रहा है एज सेटल्ड बाय दी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट in case of a suit where eviction is sought on the ground of personal necessity to find out as to whether the requirement of the landlord may be fulfilled by part eviction। मीन्स अगर आधा हो या आधा से कम बेस कुछ भी प्रोपोर्शन हो सकता है, उससे लैंडलॉर्ड का काम चलेगा और टेनेंट का काम चलेगा, तो कोर्ट सुओ मोटो उस पर फाइंडिंग दे सकता है, और ये ड्यूटी कोर्ट के ऊपर है कि फाइंडिंग देना। डिफिकल्टी कहाँ है कि जहां पर प्लेंटिफ ने प्लीडिंग नहीं किया है इस पर पार्ट एविक्शन पर, और न डिफेंडेंट ने प्लीडिंग किया है पार्ट एविक्शन पर,
तो कोर्ट किस आधार पर करेगा? तो नेचुरली जब तक के कंटेस्ट चल रहा है तो लैंडलॉर्ड तो पूरे को खाली कराना चाहता है और टेनेंट पूरे को बचाना चाहता है, इसलिए दोनों पार्टी का प्लीडिंग नहीं है, तो दोनों पार्टी में किसी पार्टी का एविडेंस नहीं है, लेकिन कोर्ट की ड्यूटी है। तो ऐसे सिचुएशन में ये कोर्ट की ड्यूटी के साथ साथ ये ऑब्लिगेशन है कि पार्टी को बुला करके पूछे, या तो उसका एडवोकेट से इस पर क्वेरी करके पूछे और उससे जो उस एडवोकेट का सबमिशन हो उसको रिकॉर्ड करे ऑर्डर शीट में, या उस पर रिकॉल करके प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को फिर से सवाल पूछे कोर्ट क्वेश्चन में कि इतना फीट बाई इतना फीट है, इसमें से आपको अगर पार्ट किया जाए तो उससे काम चलेगा कि नहीं, अगर कहता है नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा, क्या कारण है, ये सब चीज कोर्ट विटनेस के रूप में बुला करके ऑन रिकॉल उसको पूछा जा सकता है, या डायरेक्शन दिया जा सकता है कि दोनों पार्टी पार्ट एविक्शन के ऊपर फर्दर एविडेंस दें। और अगर जहां वो पॉसिबल नहीं है तो कोर्ट सुओ मोटो कमिश्नर बहाल करके लोकल इंस्पेक्शन करा करके कमिश्नर से रिपोर्ट मंगा करके बिल्डिंग के डायमेंशन का, शॉप के डायमेंशन का और नेचर ऑफ शॉप बिजनेस जो है उसके हिसाब से, और जो ग्राउंड दिया है प्लेंटिफ ने कि हम इस तरह का रोजगार करेंगे, इसके आधार पर फिर फाइंडिंग दे सकता है। तो इसलिए होता है कि पर्सनल नेसेसिटी में पहले सीधे बोल देता था हमको खुद जरूरत है, तो उस जरूरत को बोनाफाइड नहीं माना गया, तो उस जजमेंट के हिसाब से आया कि नहीं उसको जरूरत है, तो ये भी बताना है किस काम के लिए, हम कौन सा काम इसमें करेंगे। और बहुत सा ऐसा काम है कि जो वो नहीं कर सकता है। तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस का मैं केस बता रहा हूं आपको, वो बिहार शरीफ का मैटर था। लैंडलॉर्ड जो था वो सेल टैक्स का सीनियर एडवोकेट था, उसने एक बड़ा सा दुकान पटना रांची रोड में बनाया, बहुत दिन की बात है, मेरे ख्याल से ये 50 साल पहले की बात है लगभग। दुकान बनाया 50 या 45 साल पहले की बात है, दुकान बनाया। तो उस समय यंग एडवोकेट था और अच्छा प्रैक्टिस भी था उसका, तो दुकान किराए के लिए बनाया था, बिजनेस पर्पस के लिए बनाया था। तो दुकान किराए पर लगा दिया, किराए पर लगा दिया। तो जो टेनेंट था उसने हार्डवेयर का दुकान खोला और उसको खूब चलती हो गया। लैंडलॉर्ड हिंदू था और टेनेंट मोहम्मदन था, और वो पहला पहला दुकान खोला इसलिए वो नंबर 1 हो गया और उसकी आमदनी काफी हो गई और बहुत फ्लरिश कर गया, बहुत फ्लरिश कर गया। तो इसको आइडिया हुआ कि दुकान यहाँ पर अच्छा चल सकता है, हम इसको खाली करा के खुद बिजनेस करें। वो बिजनेस कम्युनिटी से वकील साहब बिलोंग करते थे। तो वकील साहब ने सेक्शन 14 का उस समय था नहीं कि पर्सनल नेसेसिटी में स्पेशल प्रोसीजर में जाते, जनरल प्रोसीजर में होता था कैसे एविक्शन का सूट फाइल किया। तो टेनेंट जो है वो पहले से मेरा क्लाइंट था, तो हमको अप्रोच किया, तो उसका हमने रिटन स्टेटमेंट बनाया। तो रिटन स्टेटमेंट में उनका जो प्ली था बोनाफाइड रिक्वायर्ड पर्सनल नेसेसिटी का, वो यही था कि हम इसमें खुद फर्नीचर की दुकान करेंगे। क्योंकि उनका उस समय कोई इशू नहीं था, बड़ा कोई मेजर नहीं था और घर में कोई मेजर नहीं था अनएम्प्लॉयड जिसको कि इंगेज कराते बिजनेस में। तो उन्होंने अपना ही ग्राउंड लिया कि हम इसमें खुद फर्नीचर की दुकान करेंगे। तो चूंकि हम कानून से अवगत थे इसलिए हमने रिटन स्टेटमेंट में लिया कि इनका जो रिक्वायरमेंट है वो बोनाफाइड नहीं है, गुड फेथ में इन्होंने नहीं क्लेम किया है और न रीजनेबल है। ये लोभ बस या तो किराया लगाएंगे, दूसरे को ज्यादा किराया मिलेगा और इसीलिए, और फिर एडवांस या सिक्योरिटी या पगड़ी के नाम पर ही एक्सटॉर्ट करेंगे पैसा, इसलिए ये हमको खाली कराना चाहते हैं। जब मेरा दुकान फुल एस्टेब्लिश हो गया, 5 साल 7 साल या 8 साल में दुकान एस्टेब्लिश हो गया, तो हमको इससे परेशानी होगी। और दूसरा कि ये खुद बिजनेस कर ही नहीं सकते, इनका ये जो क्लेम है वो कानून के अंदर मेंटेनेबल नहीं, चूंकि ये एडवोकेट है और एडवोकेट एक्ट्स और बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स
और स्टेट बार काउंसिल रूल्स ये किसी भी एडवोकेट को कोई बिजनेस करने से बार करता है। या तो उनका लाइसेंस सरेंडर करना पड़ेगा, तब वो कर सकते हैं, और नहीं तो वो बिजनेस नहीं कर सकते हैं। और जब वो बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं, इट इज ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तब वो उस आधार पर एविक्शन नहीं क्लेम कर सकते हैं। दैट पॉइंट इज नॉट ए बोनाफाइड, रीजनेबल एज वेल एज इन गुड फेथ। तो इस पर बड़ा ह्यू एंड क्राइम मचा कि कहाँ से ग्राउंड लाए, कहाँ से ग्राउंड लाए। तो आज के तारीख में भी हमारा अनुभव है कि एडवोकेट्स लोग एडवोकेट्स एक्ट से पूरी तरह वाकिफ नहीं। बहुत एडवोकेट तो पूरा जिंदगी भर एडवोकेट एक्ट देखा ही नहीं, और पढ़ने का तो सवाल है, अब पढ़ा हो तो उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। उसका फिर उसका रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट ये सब जो उसमें लिखा हुआ है, वो सब चीज पर ध्यान नहीं दिया और इधर ध्यान नहीं गया। तो बड़ा बार में हंगामा हुआ। हमारे अगेंस्ट में बहुत सीनियर वकील लोग थे, कई वकील थे उसमें आए। अल्टीमेटली हमने एक केस, रिपोर्टेड केस है, बहुत पुराना, पटना हाई कोर्ट का ही केस है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। वो चायबासा में एक एडवोकेट थे, तो एडवोकेट कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने वाइफ के नाम से LIC का लाइसेंस ले ली थी, एजेंसी। आज के तारीख में आप देखिएगा बहुत से गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं लोग, या दूसरे काम में रहते हैं, या अभी भी एडवोकेट लोग कुछ है जो अपनी वाइफ या अपने परिवार के किसी के नाम से LIC का एजेंसी लेते हैं, लेकिन काम वही करते हैं, परोक्ष रूप से काम करते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से एजेंसी का लाइसेंस किसी दूसरे के नाम से रहता है। तो पहले तो एजेंसी लेने के लिए इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट था, आजकल तो डिफिकल्टी है लाइसेंस लेने में, उसका एग्ज़ाम होता है, उसका क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन भी फिक्स हो गया। इट इज़ ए डिफिकल्ट टास्क नाउ इट इज। खैर, तो वो वकील साहब इसी तरह का काम कर रहे थे, और उनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला था। उसी में पटना हाई कोर्ट ने होल्ड किया था कि वकील लिए थे कि हम नहीं करते, मेरी वाइफ करते हैं, लेकिन ऑन फैक्ट ये हो गया था कि यही काम करते हैं, नाम वाइफ का है। तो उनको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में सजा हो गया था, और उसके लिए वो हाई कोर्ट में रिट में आए थे। तो डिवीजन बेंच जजमेंट है, बहुत पुराना, बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट है। तो उसी जजमेंट का हमने साइड किया था, और हम वहाँ से भी सक्सीड कर गए, उसके बाद हाई कोर्ट से भी सक्सीड कर गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, वहाँ से भी सक्सीड कर गए। अंत में फाइनली लगभग 20 बरस गुजर गया लिटिगेशन में, तब वकील साहब आए, और वकील साहब फिर कंप्रोमाइज़ की बात किए, और कंप्रोमाइज़ करने के बाद क्लाइंट मेरा कुछ टाइम मांगा, 3-4 साल या 2 साल का रीजनेबल टाइम लिया। इसी बीच में मेरा क्लाइंट एक दूसरा दुकान अपने ज़मीन लेकर के और बना उना करके तैयार कर लिया उसी रोड में, जब तक पैसा कमा चुका था, तो वो जा कर के फिर उसमें सेटल किया। तो ये बड़ा अनुभव की बात है। तो पर्सनल नेसेसिटी में ये बहुत ज़रूरी है देखना। दूसरा है कि अगर लैंडलॉर्ड खाली कराता है, आगे प्रावधान मिलेगा सेक्शन 11 के आगे, अभी पर रेफरेंस के रूप में यहाँ बता देते हैं। खाली करा देता है और 1 महीना के अंदर अपने नहीं किराए में आता है, अपने कब्जा नहीं करता है, जैसे डिक्री हो गया, और डिक्री होने के बाद टेनेंट को खाली करा दिया गया, या तो टेनेंट खुद डिक्री के बाद डायरेक्शन रहता है कि इतना दिन के अंदर आप खाली कर दीजिए। अगर वो नहीं खाली किया तो एविक्शन से खाली हो गया। तो जिस दिन खाली हो गया, एक्सक्यूशन फाइल किया, एविक्शन हो गया, खाली हो गया, तो उस दिन से 1 महीना के अंदर वो रीपजेस नहीं करता है, अपने खुद लैंडलॉर्ड पोजीशन में नहीं आता है। या 6 मंथ्स के अंदर, खाली होने के 6 महीना के अंदर ही किसी दूसरे टेनेंट को किराए पर लगा देता है। तो इससे पता चलता है कि उसका बोनाफाइड ही नहीं था क्लेम। तो आगे सेक्शन 1 बना दिया गया, पढ़ के बताएंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर समझिए, ये दोनों कंडीशन में टेनेंट अप्लाई कर सकता है उस कोर्ट में जो डिग्री दिया है कि देखिए ये 1 महीना तक खाली है और इन्होंने ऑक्युपाई नहीं किया है, हमको दे दिया जाए। या 6 महीना भी नहीं हुआ है, अभी इन्होंने दूसरे टेनेंट को लगा दिया है, तो वो री एंट्री हो जाएगा। कोर्ट उसी कोर्ट को जुडिक्शन है, वो उसको रीपजेस करने का आदेश पारित कर सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा हो गया। चौथा ग्राउंड है डिफॉल्ट का। तो डिफॉल्ट का ग्राउंड है, वो डिफॉल्ट 2 कंडीशन में होगा।
अगर कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिफॉल्ट होना चाहिए। जैसे मान लिया कि अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट है या प्रैक्टिस में आ रहा है ओरल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कि हम 6 महीना पर रेंट देंगे, तो 6 महीना पर देगा, तो तब उसमें 2 महीना का ग्राउंड नहीं लागू होगा। लेकिन जहां पर कोई इस तरह का स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब होगा 2 महीना का। 2 महीना का रेंट अगर जैसे देता था महीने महीने, अब उसमें हो सकता है कि 1 तारीख को पेबुल हो या 8 तारीख को पेबुल हो या 15 तारीख को पेबुल हो या 31 तारीख को पेबुल हो, जो भी हो, ये एग्रीमेंट हो या जो प्रैक्टिस में चला रहा है। तो ऐसे स्थिति में 2 महीना का रेंट नहीं देने से वो डिफॉल्टर होता है। तो अब 2 महीना का रेंट नहीं देने से, देखिए इसमें भी ट्रिक है, इसको समझना चाहिए। जो कभी कभी अर्जी में वकील लोग गलती करते हैं, उससे कोर्ट में भी गलती होती है। जनवरी का किराया देने का अधिकार है फरवरी के लास्ट तक के, तो उसी तरह से फरवरी का किराया मार्च के लास्ट तक। तो अगर जनवरी और फरवरी का किराया नहीं दिया और मार्च के पहले ही सप्ताह में हम केस फाइल कर दिए कि डिफॉल्टर है, तो डिफॉल्टर नहीं होगा। अभी उसको देने का समय था। तो इसीलिए, क्योंकि इसी में लिखा हुआ है, सेक्शन 11 के सब क्लॉज डी में ही लिखा हुआ है कि लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ। इस पर लोग ध्यान नहीं देते, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सीधा मतलब हुआ कि जनवरी का किराया फरवरी के लास्ट तक देंगे, फरवरी का किराया मार्च के लास्ट तक देंगे। तो इसलिए सेफेस्ट कोर्स क्या है, समझने के लिए सबको बताते हैं हम कि जब 3 महीना का किराया बाकी हो जाए तब डिफॉल्टर होगा। कानून में 2 महीना लिखा हुआ है, लेकिन मोड ऑफ पेमेंट के कारण 3 महीना वेट करना पड़ेगा, तो चौथा महीना में केस होगा डिफॉल्ट के ग्राउंड पर। ये इंपॉर्टेंट हो गया। और 5वां ग्राउंड है कि अगर कोई लीज एग्रीमेंट है, किरायानामा में फिक्स टर्म दिया हुआ कि 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 11 महीना के लिए, अगर फिक्स टर्म है तो जैसे ही टर्म एक्सपायर करेगा टेनेंट को रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो लैंडलॉर्ड उस ग्राउंड पर डिक्री ले सकता है। अब लास्ट ग्राउंड है जो कब मिलता है कि लैंडलॉर्ड को बिल्डिंग में कुछ काम कराना है। क्यों काम कराना है? क्योंकि जो पदाधिकारी म्युनिसिपैलिटी के हैं या कॉरपोरेशन के हैं या रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं, जिस इलाका में जो पदाधिकारी है या नोटिफाइड एरिया कमेटी है, आप सभी जानते हैं ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के आता है। 1 लाख पॉपुलेशन तक नोटिफाइड एरिया कमेटी होती है, 1 लाख से ऊपर 20 लाख पॉपुलेशन तक के म्यूनसिपैलिटी या 5 लाख पॉपुलेशन तक के म्यूनसिपैलिटी होता है। उसके बाद ज़्यादा पॉपुलेशन हुआ तो कॉरपोरेशन होता है। तो जहाँ या बहुत बड़ा एरिया है जिसको रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, वो सब में अगर उसके बिल्डिंग बाय लॉज के हिसाब से या उसके कानून के हिसाब से, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर ये सब लोकल सेल्फ बॉडी है, उसके कानून के अंदर कोई मकान जर्जर हो गया, गिर सकता है, खतरा हो सकता है, तो उसमें प्रावधान बना हुआ है कि वो कॉरपोरेशन या म्यूनसिपैलिटी उसको तोड़ सकती है नोटिस दे करके, पब्लिक सेफ्टी के इंटरेस्ट में। तो अगर ऐसा हो और डायरेक्शन देता है तो डायरेक्शन फॉर रिपेयरिंग का भी उसमें अधिकार है लोकल बॉडी को, तो वो डायरेक्शन देता है लैंडलॉर्ड को कि आप इसको रिपेयर कराइए। तो रिपेयर जब तक नहीं होगा, जब तक ये खाली नहीं होगा, तब बढ़िया से रिपेयरिंग नहीं होगा। तो उसके लिए उस ग्राउंड पर उसको खाली करने के लिए कहा और नहीं कहा तो खाली करा सकता है। तब इसको लोग नहीं समझते हैं और ऐसा केस दायर कर देते हैं, ग्राउंड ले लेते हैं कि मकान में हमको मरम्मत करने की आवश्यकता है इसलिए खाली करें। तो मकान मालिक के भीम और कैप्रिसेस पर नहीं कि हम जब चाहे तो कह देंगे कि मकान हमको मरम्मत करना है इसलिए। तो इसलिए ये 6 ग्राउंड जो सेक्शन 11 में है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत आवश्यक है, ये कोर्ट के लिए भी और वकीलों के लिए भी ये बहुत जरूरी है। उसके अलावे जो सेक्शन 11 का एक पार्ट है वो है सब क्लॉज 2 में। सब क्लॉज 1 में ही तो 6 ग्राउंड लिखा हुआ है। सब क्लॉज 2 कहता है where a servant of the government in possession of any building as a tenant intends to vacate such building, he shall give 15 days previous notice in writing and his intention to do so to the landlord and to the district magistrate, who shall under intimation to the landlord within a week of the receipt of the notice either allot the building to any other servant of the government whom the district magistrate thinks suitable, subject to payment of rent and the observation of the conditions of the tenancy by such servant of the government, or direct that the landlord shall be put in possession of the building. Provided that when no such order is passed by the district magistrate, the landlord shall be deemed to have been put in possession of the building. ये इसलिए बता दिए, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, रेयर कोई केस मिलेगा। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो खाली किया तो उसको लैंडलॉर्ड को 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी देना पड़ेगा सूचना। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चूंकि गवर्नमेंट रिक्विजिशन हाउस उसको बोलते हैं, गवर्नमेंट रिक्विजिशन करके जहां उसको अपना एकोमोडेशन नहीं है तो कोई ऑफिस के लिए या ऑफिसर के रेजिडेंस के लिए सरकार लेती है, पहले लेते आ रही थी, अभी भी कहीं कहीं मिलता है वैसा। तो उसमें लैंडलॉर्ड डायरेक्ट उसको नहीं खाली करा सकता। लैंडलॉर्ड को खाली कराने के लिए नहीं, जब टेनेंट उसको खाली करेगा तब, और अगर लैंडलॉर्ड चाहेगा खाली कराना तो उस सब छोबो कंडीशन उसमें लागू होगा। लेकिन टेनेंट के लिए भी है कि अगर वो खाली करेगा तो ऐसा नहीं है कि मान लिए कि टेनेंट है गवर्नमेंट सर्वेंट और लैंडलॉर्ड से मिल गया और डीएम के या गवर्नमेंट के बिना परमिशन को खाली करके चला गया, लैंडलॉर्ड कब्जा कर लिया, तो ये गलत हो जाएगा। वो पहले नोटिस देगा और डीएम को भी नोटिस देगा, और डीएम चाहे तो अपने कब्जा में ले लेगा, फिर दूसरे ऑफिसर को अलाउट कर देगा, और अगर वो कब्जा में नहीं लिया, अलाउट नहीं किया, तब टेनेंट के खाली होने के बाद और 15 दिन बीत जाने के बाद तब लैंडलॉर्ड उसको कब्जा करेगा। इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर में इतना सफिशिएंट है। उसके बाद आगे बताएंगे कि लैंडलॉर्ड अगर नहीं करता है रीऑक्युपाई एविक्शन के बाद उस पर क्या क्या है प्रावधान, कैसे होगा, और दूसरा है कि अगर पीरियड एक्सपायर कर जाता है तो एक्सटेंशन करने का कहाँ प्रावधान है, ये सब और उस पर विस्तृत चर्चा होगी जो अगले लेक्चर में आपको मिलेगा।